So today we will discuss about current electricity, or you can say that when charges are in motion, so how properties are going to be different from static electricity or rest charges. So आज हमने motion charges को discuss करना है, right? Yes. So first of all, अब हम अगर charges को move कर पाते हैं, let's suppose, so when charges starts to move from one point to another, so एक चीज हमें याद रखनी है कि वहां पर अब हम स्टैटिक वाला कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टैटिक डिफरेंट था, वहां पे रेस्ट चार्जेस थे, अब हमने उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज नहीं करना, ठीक है? सो व्हेन वी स्टार्ट विद मूविंग चार्जेस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, so we can write our first term or first concept is of current. So when we want to explain current, that what is actually current in our circuit and how current can be defined. So current is basically the flow of charges, right? And when charges start flowing from one point to another or one terminal to another, so वहां पर जो है वो हमारे पास कोई ना कोई टाइम की वैल्यू भी होगी, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जिस तरह हमने डायनामिक्स में पढ़ा, काइनेमेटिक्स में पढ़ा कि टाइम जो हम इंक्लूड करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी टाइम को हम यूज करेंगे, ठीक है? तो करंट को आप सिंपल डिफाइन करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ और सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट? सो करंट के लिए बेसिक डेफिनेशन होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट, क्योंकि करंट का वर्ड नॉर्मली हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेगा यहाँ पर, ठीक है? और क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड इन द न्यूक्लियस। सो इट मींस दैट यहाँ पर आप चार्जेस के बजाय इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है? प्रोटॉन्स हमें पता है फ्लो नहीं करते, राइट? Yes. और चार्ज के लिए हमने सिंबल क्या यूज किया था? अगर Coulomb. कूलम ऐसा यूनिट, और सिंबल क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज को? Symbol of Q is used to represent charges, and coulomb is the SI unit of charge, right? So if you want to write the formula for electric current, so what will be the formula for electric current? क्योंकि रेट का वर्ड जहाँ भी यूज होता है, तो रेट डिफाइन करता है बेसिकली कि हम क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहां पर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस वर्ड रेट एक्सप्लेन्स यू दैट क्वांटिटी इज गोइंग टू डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अच्छा, सबसे पहले कंफ्यूजन के इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या यूज करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज कैपिटल आई। So capital I is the symbol for electric current, and the formula for electric current is equals to Q over T, right? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो जितने चार्जेस आपके पास गिवन टाइम में फ्लो करेंगे वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी, राइट? Yes. और सिंपल, क्योंकि अब हमें सिंबल मिल गया तीनों क्वांटिटीज के लिए, टाइम का हमें ऑलरेडी पता है, चार्ज हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, और करंट की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है आई सिंबल से। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी
इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और सेकेंडली अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट विल बी द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें यूनिट भी पता हो, जैसा हमें चार्जेस के लिए पता था, क्योंकि अब हमारे पास क्वांटिटीज इंक्रीज होगी तो सबका इंडिविजुअल सिंबल और इंडिविजुअल यूनिट हमें याद होना चाहिए, वरना मिक्सअप हो जाएगा सब, ठीक है। सो एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज, तो ऐसा यूनिट जो हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर, और इन शॉर्ट हम उसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इन शॉर्ट हम उसका सिंबल जो यूज करेंगे कैपिटल ए, राइट। तो नॉर्मली हम डिवाइसेस पर देखते हैं, वहां पर वोल्टेज की वैल्यू गिवन होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट किया होता है, तो डिवाइसेस पे जो कैपिटल ए लिखा होगा, ठीक है, या ए एम पी अगर लिखा है, तो बेसिकली दैट इज द वैल्यू ऑफ एम्पियर, राइट। Okay. और नॉर्मल डेली लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ यूजेज, हम बैटरीज भी यूज करते हैं, हम सेल भी यूज करते हैं, पावर सप्लाईज भी यूज करते हैं, हमारे पावर सर्किट्स सॉकेट्स जो होते हैं हम वो भी यूज करते हैं। तो क्या इन सब में डिफरेंस होगा या सबका करंट सेम होगा, या कुछ इनमें Difference? डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने इतने कंपोनेंट्स डिफरेंट बनाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट में आपके पास वेरिएशंस क्या होती हैं, या इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स के होंगे, हमने वो देखना है। तो अगर हम करंट के लिए लिखते हैं, तो बेसिकली करंट के लिए जब हम लिखते हैं, तो बेसिकली करंट की हमारे पास दो कैटेगरीज होंगी। एक हम लिखेंगे डायरेक्ट करंट, एंड सेकंड विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटेगरीज होंगी, डायरेक्ट करंट डीसी और ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। सो इन शॉर्ट आप इसे लिख सकते हो डीसी, और ऑल्टरनेटिंग को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एसी, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ करंट, या टू डिफरेंट types of current. And now what is the basic difference, and why we use direct current and why we use alternating current? So first of all, if we discuss about direct current, so direct current means the direction of the current is in one direction, or you can say that direct current is unidirectional, right? उसकी सिंगल डायरेक्शन होगी, वो एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में फॉलो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। सो वी कैन राइट एज कि डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होगा, और यू कैन से दैट जो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट इज इन, राइट। So flow of current is in one direction, or simply we can say that the direct current is unidirectional, right? Or if we discuss about the alternating current, so alternating current में डायरेक्शन वेरी हो सकती है, वहां पर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। सो वी कैन राइट एज कि आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उसमें डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन कैसे चेंज होगी और इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट,
हम सिंपल ये लिख सकते हैं, और डायरेक्शन के रेफरेंस से अगर हम लिखें, सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज कंटिन्यूसली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट फॉरवर्ड भी फ्लो करता है और बैकवर्ड भी फ्लो करता है। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो हमें डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर डिफरेंस किस तरह से हम लिख सकते हैं। सो अगर हम डायरेक्ट करंट की एग्जांपल लिखें, सो फॉर डायरेक्ट करंट हमें मिलता है नॉर्मल सेल्स और बैटरीज। ठीक है, तो जो सेल और बैटरीज होती है हमारे पास, वो डायरेक्ट करंट हमें देती है। अब डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि अगर आपने सेल और बैटरी को कनेक्ट किया सिंपल सर्किट में, आप मोबाइल फोन की बैटरी की एग्जांपल लो, आप किसी टॉय की एग्जांपल लो जहां पर आप सेल यूज कर रहे हो, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल क्लॉक, नॉर्मल वॉच। तो इन सब में हम सेल्स यूज कर रहे होते हैं या बैटरीज यूज करते हैं। और सेल और बैटरीज में क्या होता है कि उनकी एक लिमिटेड लाइफ टाइम होती है, वो एक टाइम तक करंट को फ्लो करेंगे इन सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन मींस कि इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द सोर्स, दैट इज सेल और बैटरी, टू द डिवाइस, राइट। ऐसा नहीं होता कि चार्जेस जो हैं वो फॉरवर्ड भी फ्लो कर रहे हो और ऑटोमेटिक आपका सेल चार्ज भी हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास मोबाइल फोन की बैटरी, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बैटरी ऑफ मोबाइल फोन, so when we continuously use our mobile phone, so charges will flow from battery to the mobile phone until the battery or the charges of those battery got consumed completely। so जब वो सारे चार्जेस हम कंज्यूम कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वहां पे चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। और इसके पैरेलल अगर हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की एग्जांपल क्या होगी, जो हम नॉर्मल हमारे हाउस होल्ड सप्लाईज होती हैं। ठीक है, जो पावर सॉकेट्स होंगे और जो पावर सप्लाईज होती है हमारे पास नॉर्मली, पावर सप्लाईज और नॉर्मल हमारे हाउस में जो बोर्डिंग्स और वायरिंग्स होती हैं, तो वहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। क्योंकि वहां आपने देखा होगा कि जब भी हम लाइट बल्ब फैंस यूज करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन, डिफरेंट कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, तो वहां पर हमें उनको चार्ज नहीं करना पड़ता। ठीक है, हमने जब उसे यूज करना है हम बटन ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और जैसे हम बटन ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ करंट जो है वो, फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर हम वहां पे डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, तो डायरेक्ट करंट यूज करने में प्रॉब्लम ये होगा हमारे पास कि जहां से हमें मेन सप्लाई मिल रहा है, जो हमारे मेन पावर स्टेशन, जो पीएमटीज होते हैं हमारे मेन टावर्स पे हमारे एरिया में, तो उन्हें कंटिन्यूसली फिर चार्ज करना पड़ेगा। मतलब एक टाइम तक वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, और उनके चार्जेस जैसे ही डाउन होना शुरू होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी डाउन होगी। ठीक है, वो लोड कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चार्जेस वहां पे फ्लो नहीं कर पाएंगे, फिर से कंटिन्यूसली आपको चार्ज करना पड़ेगा, फिर कंज्यूम, फिर चार्ज, कंज्यूम, चार्ज। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो वहां पर हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग आपके पास बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, जस्ट लाइक वेव, राइट। हमने वेव में फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया था। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि वेव्स विल मूव इन फॉरवर्ड और अपवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्रस्ट एंड ट्रफ, राइट। Yes. The same concept goes for alternating current, कि current will flow in forward and backward direction ऑल्टरनेटिवली इन वेरी माइक्रो सेकेंड्स। ऐसा भी नहीं होता कि इसमें बहुत ज्यादा गैप हो, कि 1 आवर के लिए करंट फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है, 1 आवर के लिए बैकवर्ड। कंटिन्यूसली जो है वो ऑल्टरनेट फ्लोस में कंटिन्यू होता है, राइट। और इफ यू वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर डीसी एंड एसी, so what will be the graphical representation of DC and AC current? So let's discuss about their graphical representation.
So if we discuss about their graphical representation, अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम किन दो क्वांटिटीज को मार्क करेंगे? Time. Time and electric current, right? Because we are going to draw the graph for electric current with respect to time, right? क्योंकि चार्जेस का फ्लो हमने ड्रॉ नहीं करना कि हमने चार्जेस की वैल्यूज को भी चेक नहीं करना है, हमने सिर्फ ये डिफरेंस देखना है कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होगा, उनके ग्राफ में भी क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि जर्नल डिफरेंस तो हम देख चुके हैं, राइट? सो फर्स्ट इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर direct current, so what will be the graph for direct current? Let's suppose if there is a y-axis and x-axis, right? और यहाँ पर मैंने अप एंड डाउन मूवमेंट इसलिए ड्रॉ किए कि लेट्स सपोज इफ करंट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and if current flows in backward direction, right? And the center line or x-axis represents time. So we know that in direct current, current will always flow in forward direction with single value. So it means that the graph for direct current will be a straight line. Okay. Because if we are using a value of 2 ampere, let's suppose, or let's suppose 4 ampere. So 4 ampere is the value of electric current. सो कंटिन्यूसली जो है वो 4 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा जब तक कि वो सारे चार्जेस कंज्यूम ना हो जाए, राइट? और लेट्स सपोज आपने देखा होगा नॉर्मल डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल्स, डिफरेंट टॉयज में प्लस माइनस मार्क होता है ऑलरेडी, राइट? तो उसको मार्क करने का रीजन ये होता है कि हम सेल को रिवर्स या ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज ना कर लें, क्योंकि फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन वहां पर जो है वो चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट आपका ब्रेक रहेगा, राइट? सो लेट्स सपोज अगर हम सेल को ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दें या बैटरी को हम ऑपोजिट डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट कर दें, so in that situation the graph for DC will be on negative side, right? So positive side represents forward flow and this negative sign represents backward. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि हम बैकवर्ड उसको कनेक्ट कर लें, हमें पता होता है तो हम उसको स्ट्रेट कनेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि अगर हम रिवर्स कनेक्ट कर दें तो चार्जेस तो फ्लो होंगे लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि जहां से चार्जेस को फ्लो होना था वो वहां से नहीं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो हो रहे हैं, तो सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं क्योंकि कंडक्ट होगा, कंडक्टर होगा वहां पे, वो चार्जेस को कंडक्ट कर सकता है इजिली, राइट? एनी कंफ्यूजन? No, sir, it's clear. ओके। और सेकंड इफ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, सेम टाइमलाइन हम ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। So now what will be the direction for alternating current? Because in alternating current, current can flow in forward direction and in backward direction. So the graph for alternating current will be different from DC. So what will be the direction or what will be the orientation of alternating current? Back and forth. Yes, back and forth. And if you remember the shape or the graph for transverse wave, so same shape will goes for alternating current, right? Because current is moving in forward and backward direction, so we can just draw a graph, right?
So this is the direction of alternating current when it is moving on upward side or towards positive. So it means current is going in forward direction. And when the graph is on negative side of current, it means negative sign represents the backward direction, right? Opposite direction. Okay. Yes. And further, अगर हम डायरेक्ट करंट को भी वेव फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें, सो वेव फॉर्म में हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? Let's suppose if we want to draw a graph for direct current just like for alternating current, so what will be the orientation of the graph? Because direct current only flows in one direction, and this graph is for DC. So we can draw like this. Right? It means that current will only flow in forward direction, right? And the curve and the slope of the graph represents that the value of current may be changing from high to low, low to high, right? So जो ग्राफ में वेरिएशंस हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी. ठीक है, नेगेटिव साइड पे हमने कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, राइट? Yes. तो और एक ग्राफ हम और ड्रॉ कर सकते हैं फॉर ऑल्टरनेटिंग. Let's suppose if we try to draw another form of alternating graph. नॉर्मली जो हम हॉस्पिटल्स में जो ऑसिलोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, जो हार्ट बीट की रीडिंग्स को शो कर रहा होता है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, तो सेम जो है प्रोसेस होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि हार्ट बीट भी जो है, हार्ट जब पंप आउट पंप इन होता है तो वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? आइदर हार्ट विल गो compression or it will expand, so both are opposite process, both are in opposite direction. तो आप ग्राफ को इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो कि हम उन्हें लीनियर लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ कर दें इस तरह से. ठीक है, so this graph is also valid for AC, right? Okay. So this is the basic formation and the basic diagram for alternating and direct current. When we discuss further about their properties, so we will again come to the graph and solve the examples, right? So this is the basic concept of electric current, direct current, and alternating current, right? Or in previous chapter, we discussed that there are two types of charges, right? Or positive and negative, two types of charges are there. And in batteries or in cells, we also observe that there are two terminals of cell or batteries. One is positive, second one is negative. So from which direction current will flow? It will flow from positive or negative? Positive? Positive, because electrons are free to move. So it means that electrons will conduct towards positive. That's why current will start flowing from positive end, right? So स्टार्टिंग में जब इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, साइंटिस्ट वर डिस्कवरिंग अबाउट electrons, nucleus, direction of current. So on that time, they observed that, or they conclude that electrons or electric current will flow from negative side, right? But when they realized that protons are fixed with neutrons in the nucleus, so protons can not flow. So it means that current can only be flow from one direction. So there are two different types of flow, or you can say that there are two theories, but we use only one in our questions and in our syllabus. But we need to know about the other one, because if they ask you in question that what will be the other type or what will be the other direction for flow of charges,
So you need to know about the basic terms, right? So in daily life, we discuss about only one type of current, that is conventional current. And conventional current means that the flow of charges, or you can say that current will flow from current will flow from positive to negative terminal, right? और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, तो इसके ऑपोजिट जो दूसरी थ्योरी जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने उस वक्त एक्सपेरिमेंट में डिफाइन की, तो वो बिल्कुल इसके कन्वेंशनल के ऑपोजिट होगी, तो आप उसे नॉन कन्वेंशनल करंट भी लिख सकते हो। और सेकंड टर्म जो हम उसके लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट? तो सेकंड टर्म इज यूज्ड एज नॉन कन्वेंशनल, non-conventional current, or you can say that electron flow, right? So in electron flow, current will flow from negative to positive terminal, right? लेकिन ये आपके पास थ्योरी जो है वो बाद में इस चीज को फिर कंटिन्यू नहीं किया गया, हमने कन्वेंशनल करंट के साथ ही कंटिन्यू किया, क्योंकि जब डिस्कवरीज हो गई और डिफरेंट इन्वेंशंस हो गई, तो इस चीज को जो है वो वैलिड कर दिया गया कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है, राइट? और अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एग्जाम में और दे आस्क यू टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो, सो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप यहाँ पर कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे। लेट सपोज अगर कन्वेंशनल की बात की जाए, सो लेट सपोज अगर आपके पास एक सर्किट में एक सिंपल लैंप को कनेक्ट किया हमने, ओके, सो हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स भी डिस्कस कर लेंगे सर्किट चैप्टर्स में, और कंटिन्यूसली जैसे जैसे हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे डिफरेंट सिंबल्स को। अभी सारे सिंबल्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस आपने इतना याद रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में हम पेपर पे सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सर्किट डायग्राम्स होती हैं, और वो इतना डिटेल्ड मेंशन नहीं करते कि दैट व्हाट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, व्हाट विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। सो यू नीड टू remember that this line will be positive, the greater one, and the smallest line will be the negative terminal, right? So जो लेंथ में शॉर्ट होगी लाइन वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लेंथ में ग्रेटर होगी वो पॉजिटिव को शो करेगी, राइट? सो कन्वेंशनल में जो करंट का फ्लो आपने ड्रॉ करना है, वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ करना है। सो यू जस्ट सिंपली ड्रॉ एरोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट? और इसके ऑपोजिट अगर आप नॉन कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉन फ्लो को देखो, तो वहां पर बिल्कुल आप इसके ऑपोजिट ड्रॉ करोगे फ्लो को। if they ask in questions, so you need to draw that one, otherwise हम conventional ही use करते हैं।
So this will be the electron flow from negative to positive terminal, and direction will be opposite to the conventional. Any confusion? No, sir. Okay, so these are different types of flow, and previously we discussed about direct and alternating current. So these are the different in the graph in the values of direct and alternating current, and conventional and non-conventional current basically represents the direction or flow of charges, right? Yeah. फर्दर अगर हम डिस्कस करते न्यू क्वांटिटीज, तो हमारे पास एक क्वांटिटी यूज होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेकंड क्वांटिटी हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? लेट्स सपोज अगर हम पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करें, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को उससे कंपेयर कर लेंगे कि दोनों में डिफरेंस, क्योंकि दोनों में यूनिट्स की सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट की सिमिलैरिटीज लगती हैं, तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कनेक्ट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, जबकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. लेट्स सपोज फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. If we discuss about electromotive force, or in short we can write EMF, electromotive. So basically electromotive force is related with the source of current, or the source from which charges are going to be flow into the circuit. So electromotive force आपके पास connect होता है source के साथ, ठीक है. Let's suppose अगर हम अपनी एग्जांपल लें, तो हमें वर्क करने के लिए अपनी पूरी रूटीन को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए हमें जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी जो है वो हमें फूड के थ्रू मिलेगी. हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच, डिनर, और इवनिंग में स्नैक्स वगैरह भी. तो ये सब चीजें जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है हमारी डेली लाइफ की रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए, वर्क करने के लिए, राइट? सो सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सर्किट से कोई इतना कनेक्शन नहीं है, उसका सर्किट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि जो यूनिट चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस पर कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा पर चार्ज, ठीक है. तो अगर उसको आप डिफाइन करो, सो आफ्टर डेफिनेशन, so you can write definition for electromotive force as the work done per unit charge, because we always solve value for single, then we will find out all other values. To move them throughout the entire circuit. So this is the basic definition for electromotive force, that the work done, or you can say that the work is going to be done on a unit charge to move that specific charge throughout the circuit, right? So that force or that quantity is known as electromotive force, right? Okay. And basically this is related to, or the connection of electromotive force is only with the source, or in other words we can write that it is the voltage it is the voltage of cell
or battery or power supply, any source we are discussing about. So it will be the electromotive force for a single charge, right? And if we write the SI unit for it, so the SI unit for electromotive force volts is the SI unit for electromotive force. वोल्ट जो है वो हमारे पास SI यूनिट होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। और अभी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे वहां पर भी सेम यूनिट होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अभी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो फिर हमें ये क्लियर होगा कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir, it's clear. ओके, एंड इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला फॉर इट, so according to the definition, what will be the formula for it? Because V is the symbol for volt, so we can write as V is equals to work done. Work done means W, charge means Q. So this is the formula for electromotive force, right? Yes. So this is the formula for electromotive force, that work done required to move a unit charge throughout the circuit is known as electromotive force. We are discussing about the electromotive force and we write the formula for electromotive force, the SI unit and the definition and the link of electromotive force with the device or the source of energy. And in circuit form, if you want to draw a circuit for it, the circuit will be like this. Let's suppose if there is a positive terminal and there is a negative terminal. So now we can easily identify that this will be the positive and this will be the negative with the different length of these lines. So let's suppose if a unit charge is passing from positive to negative. So what is the unit of unit charge or a charge? Coulombs. Conventional? Yes. So basically we are going to transfer this one coulomb charge towards the negative terminal. So a unit charge of 1 coulomb is going to be transferred from one point to another, right? Now basically we already know about that EMF is connected with the voltage of cell or battery. So we need to have the value of cell or battery that is connected with the circuit. Let's suppose if we connect 9 battery or cell with this circuit, right? So what will be the value of voltage in this? 9 volt or something else? 9? 9 volt, right? Because we are not discussing about the whole circuit, because in this circuit there is only a diagram or a circuit diagram of a बैटरी और पावर सप्लाई और अ सेल। सो इस सर्किट में सिर्फ हमारे पास अभी बैटरी सेल और पावर सप्लाई कनेक्टेड है, तो उसका मतलब ये कि हम यहाँ पर सिर्फ सर्किट को स्किप करके सिर्फ सोर्स की बात करें। तो ये जो वैल्यू आपके पास 9 वोल्ट होगी, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय अ सेल और अ बैटरी टू अ यूनिट चार्ज, राइट? And in our next case, if we discuss the potential difference, so potential difference में आपके पास क्या कॉमन होगा, क्या डिफरेंस होगा, ये हमने डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
So in potential difference, basically in potential difference, we can say that potential difference is the energy converted per unit charge when passing between two points in a circuit, right? जब हम किसी दो पॉइंट्स या दो टर्मिनल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंप्लीट सर्किट में, वहां पर अब हम कोई लैंप, एलईडी और कोई साउंड सोर्स हम कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट हमारे पास कंप्लीट होगा। और उस सर्किट में जब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आपको क्लियर डिफरेंस मिल जाएगा बिटवीन ईएमएफ एंड electromotive force. So if we first write the definition for it, so the definition will be like this, that potential difference is the energy बिकॉज जब हम किसी भी सर्किट में बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम चार्ज की एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें मैकेनिकल में। बिकॉज जब चार्ज मूव करेगा, so the motion of the charge is mechanical, and the energy that is provided by the cell, or in simple word you can say that if you are using dry cell, so dry cell में आपके पास chemicals include होते हैं, so that will be our chemical energy. So chemical energy is going to be converted into electrical, right? सो वहां पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। सो एनर्जी का जो कन्वर्जन होगा, द एनर्जी कन्वर्टेड, और कितनी एनर्जी कन्वर्ट करनी है, हम एक यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, द एनर्जी पर यूनिट चार्ज when passing between points, right? So the energy converted per unit charge when passing between 2 points in a circuit is known as potential difference. So यहाँ पर हम एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और ऊपर हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में डिस्कस किया था कि आपके पास जो वर्क डन होगा एक यूनिट चार्ज पे, क्योंकि वर्क डन में हमें पुश करना पड़ता है चार्ज को फॉरवर्ड, सो वहां पर फोर्स की बात हो रही है। पोटेंशियल में हम बात कर रहे हैं एनर्जी कन्वर्जन की, राइट? Yes. So further, if we discuss about the other points in potential difference, so second point is it is the voltage. EMF is also the voltage, but there is a difference between it is the voltage across your components। अब जो भी हम में use कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं हमारे सर्किट में, ठीक है, एलईडी कनेक्ट करते हैं, बजर कनेक्ट करते हैं, साउंड सिस्टम कनेक्ट करते हैं, सो दैट विल बी आवर कंपोनेंट, और यू कैन से दैट अ लोड इन अ सर्किट। सो उस सिचुएशन में जो वोल्टेज का डिफरेंस हम देखेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसका भी ऐसा यूनिट हम सेम यूज करेंगे, यूनिट विल बी सेम, SI unit will be equal to volt, which is again to V. And if we take the example with the help of circuit, सर्किट डायग्राम में हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमने सेंटर और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और नॉर्मली हमें पता है कि कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, सो देयर विल बी अ चेंज ऑफ एनर्जी इन सम other form also, and the other form is of quantity of heat, because when continuously we are using mobile phone, laptop or some other thing, so you observe that that device will also got heat up
because some energy is going to convert into heat energy, right? So basically, potential difference is connected with the conversion of heat. So it means that not all energy is going to convert completely into electrical, right? Some will be converted into the heat also, right? Yes. So let's suppose if voltage of 3 volt on a single is passing from the positive terminal to the lamp. So after passing through the lamp, you know that some energy consumed by the lamp and other will move towards the negative terminal, right? So जब वो लैंप के थ्रू पास होगा तो लैंप से पास होने के बाद जो उसकी एनर्जी होगी वो कुछ रिड्यूस हो जाएगी. लेट सपोज वो वैल्यू आपके पास 1.5 रह जाएगी क्योंकि कुछ एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है. तो वोल्ट पे भी डिफरेंस आएगा, वोल्टेज आपके पास चेंज हो जाएगा. जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि जब हम डेली लाइफ के वर्क के लिए हम फूड कंज्यूम करते हैं फॉर एनर्जी, तो कंटिन्यूसली वर्क के साथ साथ वो आपके पास चेंज होती है. ठीक है. So it means that there is a difference in voltage, and that because of that difference we use term of potential difference, right? And we can write as that the potential difference in this circuit will be equal to 1 point volt, right? Sir, Yes. why is it 1.5? This is just estimated value. We are not writing the exact values because when we discuss about the resistance, current, we have all formulas. Then we will solve with the accurate values. This is the estimated one, right? Okay. क्योंकि जब हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी कि लैंप ने कंज्यूम कितना करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. सो एनी कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स? No. Because electromotive is only connected with the source, it is linked with the source, and potential difference is connected with the whole of charge circuit, right? एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कुछ और क्वांटिटीज ऐसी आएंगी. ठीक है, अगर मैं पहले फॉर्मूला आपको बताऊंगा तो फिर वहाँ कंफ्यूजन होगा कि ये क्वांटिटी क्या है. तो उस क्वांटिटी के बारे में कंटिन्यूसली आपके माइंड में चीजें रहेगी, तो उसको हम फॉर्मूला बाद में डिस्कस करेंगे. और फिर वहाँ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, अभी हमने करंट डिस्कस किया है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया है, और एक क्वांटिटी और आएगी रेजिस्टेंस. तो वो रेजिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. सो देन यू आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ एंड potential difference PD, right? Okay. So we discuss about that not all energy going to be convert into useful electrical energy. Some will waste, or you can say that convert in heat energy, right? So it means that there must be some factor that is consuming energy. So what will be that factor? Or in normal daily life or in dynamics, we can say that when a body is in motion state, so we write, sorry, so we can write that there is a force of friction, right? Which always acts in the opposite direction of force, right? जब हम वॉक करते हैं, जब हम स्लाइड करते हैं, स्केट करते हैं, तो that will be possible with the help of opposite force that is known as friction, right? So Yes. same goes for the electrical circuit because we know that when electrons are continuously flowing from one point to another, ठीक है, so जब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से फ्लो करेंगे तो उसमें ओवरलैपिंग भी होगी, राइट? वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए पास होंगे, और वहां पर जो है पुश एंड पुल की फोर्सेस भी होंगी, तो उसकी सारे प्रोसेस की वजह से आपके पास कुछ चेंज आएगा वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, राइट?
or you can say that there may be some hindrance in the flow of electrons, right? जिस तरह हम नॉर्मल कार को ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आता है तो हमारी स्पीड ब्रेक होती है, हमारा मोमेंटम वहां पर चेंज होता है, फिर हम स्पीड ब्रेकर के बाद दोबारा से एक्सेलरेट करते हैं, तो वो एक बीच में हिंड्रेंस आ गया, हमारे एक ऑब्स्टेकल आ गया, राइट? So same obstacle or hindrance will also observed in the case of circuits, and that hindrance or that resistance or the quantity we use for that hindrance in the electric circuit is known as resistance, right? So according to the definition, we can say that resistance is the ratio of, or it is the ratio between voltage राइट। सो जो वोल्टेज और करंट में रेशियो होगा, वो रेशियो आपको डिफाइन करेगा कि वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वहां पे हिंड्रेंस कितना आया, राइट? जस्ट लाइक वी डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहां पे इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन में जो चेंज था वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट करते हैं। सो सेम गोज फॉर द रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी सिंपल रेशियो होगा, एंड द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस: आर इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, V is the symbol for voltage, and I is the symbol for electric current, right? And if you want to write the SI unit, when we discuss about the Ohm's law, so Ohm's is the name of the scientist. So the unit of resistance will also on the name of that scientist. So the SI unit of resistance is known as Ohm, OHM, and symbol will be like this. This symbol is known as omega. On this is also a brand of color paints, if you know about that. So that also use that sign of omega, right? Omega paints. So that is also a Greek symbol, and that symbol is used for resistance in electrical quantities, right? Any confusion? No, sir. Or if we conceptually explain or define the resistance, so conceptually we can write that resistance is the hindrance. It is the hindrance in the flow of electrons, right? So conceptually, we can say that it is the hindrance in the flow of electrons, or definition wise, we can say that it is the ratio between voltage and electric current, right? Yes. And this hindrance can be created due to the overlapping or due to the motion of charges or electrons. So that's why this hindrance causes the rate of flow of current to slow down. And this is the factor that will consume some energy in the form of heat, right? Sir, what factor is this?